Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss a very important lecture on chirality. आपको पता है बेटा chirality का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट इज़ वेरी डिमांडिंग. इसमें काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन मांगती हैं. तो आज के इस लेक्चर में वो सारी एक्सप्लेनेशन, वो सारे लॉजिक्स मैं आपके सामने रखूँगा. मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाला हूं. सबसे पहले डिस्कशन इस पे करूंगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कायरल बना देती है. ये पहली बात आपके सामने रखूंगा. दूसरा, दो केसेस पे हम बात करेंगे. केस वन जो है उसमें वो डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कायरल कार्बन हो, मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो और जो कि कायरलिटी की अलामत होती है, लेकिन एज अ होल जो मॉलिक्यूल आपके पास वो कायरल ना हो. ठीक है, तो ये केस डिस्कस करूंगा. दूसरा, आपके पास ऐसा हो कि कायरल कार्बन बिल्कुल भी ना हो लेकिन स्टिल जो मॉलिक्यूल है वो कायरलिटी शो कर रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी. इसके अलावा जो अदर कार्बन सेंटर के अलावा जो कायरल सेंटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा, आपके सामने रखूंगा. और इनैंशियोमर्स को, डायस्टीरियोमर्स को, मीजो कंपाउंड्स को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. मैंने क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट मेक्स द मॉलिक्यूल कायरल. एक मॉलिक्यूल को कायरल कौन सी चीज बना रही होती है, तो वो क्या है जी, अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 ग्रुप्स. जब आप कार्बन बेस कायरल सेंटर्स पढ़ रहे हैं तो आप कार्बन को सेंटर मान रहे हैं. ठीक है, ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो वो कायरल कहलाएगा. जो लफ्ज कायरल है बेटा, इट इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग हैंडेडनेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने राइट हैंड को मिरर के सामने रखें तो उसका जो मिरर रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा वो लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होता है. तो हैंडेडनेस की ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी पाई जाती है कि वो खुद को स्पेशली यूं अरेंज करते हैं कि एक जो आइसोमर होता है वो दूसरे का क्या होता है जी, मिरर रिफ्लेक्शन होता है. तो किस तरह से होगा ये मैं आगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. तो कायरलिटी के लिए पहली शर्त क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. किसके साथ जी, कार्बन के साथ. अगर एक भी सेम है, एक भी आपके पास रिपीट हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा. ठीक हो गया. दूसरी क्या है, एज अ होल इफ अ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक. अगर मॉलिक्यूल एज अ होल एसिमेट्रिक है, इररिस्पेक्टिव के उसमें कायरल एटम है या नहीं. ठीक है, उसमें भले कायरल एटम ना हो, कायरल कार्बन ना हो, कायरल सेंटर ना हो, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, मतलब क्या कि इट इज फ्री ऑफ एनी सिमेट्री एलिमेंट्स, देन इट इज आल्सो कायरल. तो कायरलिटी के लिए 2 शराइत बड़ी अहम होगी. एक ये कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. दूसरा ये, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल एज अ होल खुद को यूं उसके ग्रुप ने अरेंज किया हुआ है कि वो फ्री है एनी सॉर्ट ऑफ सिमेट्री से, तो फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा जी, कायरल कहलाएगा. मैं दोनों बातों को डिटेल में डिस्कस करूंगा. ये मेरे लेक्चर का दूसरा पोर्शन होगा. ठीक है जी. ना कुछ एग्जांपल्स लेके कुछ फार्मूलाज लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कायरल जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस्म के होंगे. कायरलिटी का जो टॉपिक है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है. एंड यू ऑल नो दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट पे है. तो फिर आपको कुछ जो हम लोग स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं आपके पास मुख्तलिफ फार्मूलाज है, जैसे वेज डॉट फार्मूला है आपके पास या फिशर प्रोजेक्शंस हैं आपके पास, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. मैं साथ साथ वो भी आपको करा दूंगा. लेट्स से जी मेरे पास एक एग्जांपल है जी, लैक्टिक एसिड मैंने लिखा हुआ है जिसमें कार्बन जो है वो सेंटर में है, COH ये रखा हुआ है, ये CH3 है, H और OH है, ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है. नाउ अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से वीव करूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से वीव करूँ बेटा तो नजर आ रहा है आपको H जो है वो टूवर्ड्स द वीवर है. ठीक है, और जो CH3 है इट इज अवे फ्रॉम द वीवर. ठीक है, तो हमेशा वो वाले बांड जो कि वेज के ऊपर लिखे होते हैं, वेज बांड जो होते हैं, इस तरह की शक्ल के बांड जो होते हैं वो टूवर्ड्स द वीवर होते हैं, मतलब वीवर की तरफ. ठीक है, और जो डॉट पे लिखे होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द वीवर, मतलब अब ऐसे मुराद क्या आपके पास की जी कि वीवर यहाँ पर है तो इससे परे उस तरफ आपके पास ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं. अच्छा,
अब आप देखिए बेटा, तो OH भी आपको नजर आ रहा है तो ये बनाया हुआ नहीं है मैंने वेज या डॉट पे, लेकिन वीवर इधर बनाया हुआ है, तो ये बाड भी वीवर की तरफ है आपके पास, ठीक है। और ये जो COOH है आपके पास, ये क्या है बेटा, इट इज अवे फ्रॉम द वीवर। नाउ इन चारों एटम्स को मैं वेज और डॉट फार्मूला पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने जैसे आपको बताया, तो ऑलरेडी देखिए बेटा, CH3 जो था वो डॉट पे था, अवे फ्रॉम द वीवर, ये बना दिया, ठीक है। जो H था आपके पास वो वेज पे था, तो मैंने ये बना दिया H वेज पे। अब OH और CH3 मैंने सिर्फ सॉलिड लाइंस बनाई हुई थी, ठीक है, लेकिन वीवर यहाँ पर था, तो OH जो है वो वीवर की तरफ है, तो फिर मैंने OH को वेज के ऊपर बना दिया, ठीक है। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डॉट वाले आपके पास हैं वो क्या हैं जी, वेवर से जो है आपके पास वीवर से क्या है जी, वो अवे हैं, और जो वेज वाले हैं आपके पास वो वीवर से क्या है जी, टूवर्ड्स है, वो टूवर्ड्स द वीवर है आपके पास, ठीक है बेटा। तो H और OH मैंने तब वेज पे रखे हैं, दे आर टूवर्ड्स द वीवर। CH3 और COOH जो है वो अवे फ्रॉम द वीवर है, तो मैंने यूं रख दिए। लिहाजा आप देखिए बेटा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगी। इसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशन जो थी चेंज कर दी हमने। इसमें दो जो बांड थे वो वीवर पे, एक अवे फ्रॉम द वीवर और दूसरा टूवर्ड्स द वीवर शो हो रहा था, दो सॉलिड लाइंस रखी हुई थी। लेकिन वीवर की पोजीशन को मैंने यूं रखा, इमेजिन किया, तो अब जो है चारों ग्रुप्स जो हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, कौन से अवे फ्रॉम द वीवर हैं, कौन से जो हैं वो टूवर्ड्स द वीवर हैं। तो अब इसी को मैं यूं भी रख सकता हूँ कि जो फिशर प्रोजेक्शन है आपके पास, आप उसे डिटेल में और भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, दो लाइंस होती हैं, ठीक है। एक वो लाइन है जो वर्टिकल है, और दूसरी लाइन कौन सी होती है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन पे हम लोग उन ग्रुप्स को लिखते हैं जो कि अवे फ्रॉम द वीवर होते हैं, अवे फ्रॉम द वीवर, उनको लिखेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन पे हम उस ग्रुप को लिखेंगे जो कि टुवर्ड्स द वीवर है, ठीक है। और ये जो आपके पास है जहाँ पे दोनों लाइन जो है वो क्रॉस सेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है आपके पास, तो वो लाइन, वो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है जी, कार्बन होता है आपके पास, ठीक है। ये वाला जो आपके पास है, ये दोनों ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल रोज पे रखे हुए हैं, तो दे आर टुवर्ड्स द वीवर, और ये वर्टिकल लाइंस पे रखे हुए हैं, तो दे आर अवे फ्रॉम द वीवर। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं जी, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्रुप्स को स्पेशली, तब हम फिर कायरलिटी और फिर मिरर इमेजेस के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई हम लोग वेज डॉट से कैसे, या सॉलिड लाइंस भी हैं बीच में, फिर कैसे, फिर उनको फिशर प्रोजेक्शन हम उनकी कैसे बना सकते हैं, तो ये आपके सामने आ गई। नाउ ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड का, इसका हम लोग मिरर इमेज मैं आपके सामने बनाऊंगा कि भाई ये दूसरा इसका मिरर इमेज आप कैसे बना सकते हैं, और फिर आप मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कायरलिटी को, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, सेंटर में कार्बन है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया जी, तीसरा, और ये कौन सा, चौथा ग्रुप। तो चार डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इसके अंदर कार्बन है, ठीक है। अब इसका आप अगर मिरर इमेज बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो आपके सामने आ गया, ये आ गया जी COOH, ठीक है। इस तरफ आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया CH3, ठीक है। जो ग्रुप इधर फ्रंट पे नजर आ रहे थे, ठीक है, बैक पे नजर आ रहे थे, उन्हें फ्रंट पे बनाना है, जो फ्रंट पे नजर आ रहे थे वो बैक पे चले जाएंगे आपके पास, ठीक है। कैसे मैं आपको बताऊंगा, फिशर प्रोजेक्शन बना के थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, CH3 हो गया ये, फिर क्या है जी, ये आपके पास किधर चला गया जी, यहाँ पर आ गया क्या चीज जी, ये हो गया, ये इधर चला गया, ठीक है, और ये आ गया H, और ये आ गया क्या चीज जी, OH, ये बन गया, ठीक है। अब आप देखें आपके सामने दो मिरर इमेजेस आ गई जी, दो मिरर इमेजेस, मैंने सॉरी एक दो मॉलिक्यूल आ गए, इसका मिरर इमेज आ गया, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को शो करना चाहते हैं कि भाई ये एनांशोमर हैं या नहीं है आपके पास, ठीक है, दोनों में सेम है आपके पास, सेंटर जो है सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इस फार्मूले से हमें कुछ क्लियर और सही सा नहीं हो रहा। अब आप इसकी अगर फिशर प्रोजेक्शन बना दें दोनों की, मैं इसकी फिशर प्रोजेक्शन भी बनाता हूँ आपके सामने, और इसकी फिशर प्रोजेक्शन भी आपके सामने बनाता हूँ।
इसमें क्या लिखें आप जी, ये हो गया COOH इधर हो गया, ठीक है। मैंने कहा था जो कि अवे फ्रॉम द वीवर है, ये भी क्या है जी, अवे फ्रॉम द वीवर है, तो ये CH3 इधर आ गया। अब क्या है आपके पास, इधर है OH, ठीक है, OH ये और H इस तरफ है, तो ये मैंने H बना दिया, ये एक बन गया। और ये वाला कार्बन कौन सा है जी, सेंटर कार्बन। इसका आप बनाएं जी, वंस अगेन COOH इधर ही है, ये अवे फ्रॉम द वीवर है, डॉट पे बना हुआ है, तो जैसे CH3 को यूं ही रखा। अब क्या है, इधर क्या है H, ठीक है, और ये क्या है आपके पास COH। तो अब देखें तो आपके पास ये दूसरी जो फिशर प्रोजेक्शन है वो मैंने बना दी है ना। आपको सही समझ आ रहा है ना, आपको क्लियर हो रही है पिक्चर, कैसे क्लियर हो रही है मैं करता हूँ। देखें यहाँ पर जो था ये C, इस तरफ H था, फिर OH था। अब इसको मैंने ट्विस्ट किया है, इसको मैंने चेंज किया है, ठीक है। H जो है इस तरफ आ गया, OH उस तरफ चला गया, ठीक है बेटा। अब मैं देखता हूँ, आप RS नोमेनक्लेचर अगर देखना चाहें बेटा, तो उसके लिए आप YouTube के ऊपर मेरी वीडियो का अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि RS नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाऊंगा। इधर मैं बता देता हूँ RS नोमेनक्लेचर से कि इस कार्बन की जो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो R थी या S थी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ। अब क्या था, RS नोमेनक्लेचर में ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देते हैं अराउंड द कार्बन एटम जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको देखें तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक है, तो दोनों में कार्बन हो गया। आगे इसके O है, इसके आगे क्या है H, तो फिर ऑब्वियसली O का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी 2 होगी, ठीक है। तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या आ गई जी 3। जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है वो 4 है, ये वाली। याद रखें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, बैक पर होता है, अवे फ्रॉम द वीवर होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 लगा हुआ है, ये टुवर्ड्स द वीवर है। तो जो भी आपके पास R या S कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप उसे स्विच करेंगे, आप उसे उल्टा रखेंगे। क्यों कि ये जो ग्रुप है लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला, ये लगा हुआ है किस पे जी, टुवर्ड्स द वीवर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसे अवे फ्रॉम द वीवर होना चाहिए, लेकिन रखा हुआ है इस तरह से। तो ऐसे केस में आप स्विच करते होते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जरा आप जाएं जी, इसको सर्कल खींचे जी ऑर्डर में, तो ये 1 से हम 2 की तरफ गए, और फिर आपके पास क्या था जी, ये 3, और ये आगे क्या है आपके पास C, फिर इस तरह से ये 4। इस 4 को जरा आप जेन में रख दें, ठीक है। इट इज प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड, ये बाहर की तरफ आ रहा है। RS नोमेनक्लेचर में इसको बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने इसको यूं सर्कल किया है, तो अब आप देखें बेटा, तो ये क्या आ रहा है जी, ये R बन रहा है, ठीक है, रेक्टस बन रहा है या सेनेसेटर बन रहा है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है जी, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है आपके पास, R होता है, लेकिन इसका जो ग्रुप है वो बैक पे नहीं है, वो फ्रंट पे लगा हुआ है। तो ये है R, लेकिन लग आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है बेटा, S है, क्या है, S, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम जिस वक्त ऑर्डर पे ये सर्कल खींच लेते हैं, अगर H वाला जो है वो बैक पे लगा हो तो हम वही रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्रंट पे लगा हुआ है, तो इस वजह से ये लग क्या रहा है, R रेक्टस लग रहा है, लेकिन आपके पास ये है क्या, हम इसे लेंगे क्या, एक्चुअली क्या लेंगे, S। क्यों कि फोर्थ ग्रुप इज नॉट ऑन द बैक, एक्चुअली इट इज ऑन द फ्रंट। जब ये फ्रंट पे होता है तो फिर हम स्विच करते होते हैं। तो ये S हो गया, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन S हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, तो वंस अगेन ये कार्बन है, ठीक है, इसमें इसका 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया, 4 को हम जेन में रख लेते हैं। तो अब जो है हम सर्कल यूं खींचेंगे, तो वंस अगेन अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये S लग रहा है, सिनेसेटर लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर H जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा हुआ है, तो हम इसे S नहीं लेंगे, क्या लेंगे जी, R लेंगे। तो अब बात क्लियर होगी कि पहले आप देखें, पहला जो आपके पास आइसोमर है उसमें कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन S थी, अब क्या है इसकी R। तो एनांशियोमर यही होते हैं आपके पास कि जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम, लेकिन उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्पेस में वो क्या होती है, डिफरेंट। ये S है स्पेशल अरेंजमेंट इसकी, और इसकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या है जी, R। तो दे आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। आपको ये कैसे पता चलता है, जब आपकी कमांड हो किसके ऊपर जी, कि आप बना सकते हो वेज डॉट फार्मूला से फिशर प्रोजेक्शंस, और फिर फिशर प्रोजेक्शन से आप RS नोमेनक्लेचर के जरिए आप ये बता सकें कि भाई ये S है, ये R है, ये R है, या ये वाला क्या है आपके पास ही S है, ठीक है। अगर ये S है तो ये R है, ठीक है।
अगर ये R है तो इस तरफ क्या होगा S, अगर ऐसा कुछ R है तो दे आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे। ठीक हो गया। तो कायरल कार्बन है, एनेंटियोमर्स हैं, ठीक है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। इनमें से एक लेवोरोटेटरी होगा, दूसरा क्या होगा जी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है जी, मैंने लिखा हुआ है 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ ब्यूटेन, 4 कार्बन लिए, ठीक है। 2 पे जो है वो ब्रोमो है आपके पास, बाकी क्या है जी, ब्यूटेन का आपने यू रख दिया। ठीक हो गया। ये CH3 और ये क्या हो गया H। अब इसमें से कायरल कार्बन कौन से ढूंढें, तो अब आप ढूंढ सकते हैं कौन सा है कायरल कार्बन जी, वो जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये जिसके ऊपर मैंने स्टार का निशान लगाया हुआ है, ये H इसका एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये कायरल हो सकता है आपके पास, ठीक है। ये कायरल मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब इसका मैं एक बना लेता हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूँ इसकी, ठीक है। आप देखें जरा, ये कार्बन जो है कायरल जो है मैंने सेंटर में रखा, ठीक है। फिर क्या किए जी, ये वाला आपके पास क्या है जी, इसे रख देता हूँ, ये इस Br के ऊपर रख देता हूँ, ये Br इधर आ गया, ठीक है। इधर नीचे क्या आ गया जी, CH3 आ गया। आपकी मर्जी, आप मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरफ H, इस तरफ क्या है जी CH2 और ये क्या है जी CH3, ठीक है। इसमें एक ही कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन हो तो इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे आपके पास ही, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। क्यों, 2 पावर n से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। एक है तो आपके पास 2 की पावर आपके पास 1 क्या है जी, मतलब 2 स्ट्रक्चर्स होंगी, 2 स्टीरियो स्ट्रक्चर आप इसकी बना सकते हैं। तो ये आ गया, ठीक। अब इसका भी आप जल्दी से R और S निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 2, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी जी 3। तो ये यूं जाएगा आपके पास, ठीक है। वंस अगेन ये क्लॉकवाइज जा रहा है, R है, लेकिन मैं इसे R नहीं लूंगा, क्या लूंगा जी S लूंगा। क्यों कि H जो है वो आपके पास क्या है जी, बैक पे नहीं है, वो टूवर्ड्स द वीवर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। इसका दूसरा आप बनाए बेटा, तो दूसरा आप बना सकते हैं, क्या है जी, ये Br उधर ही रखा, ये CH3 उधर ही रखा, इनको स्विच किया। तो ये वाला जो कार्बन है असल में ये स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। आगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ऐसा सेंटर के जिसमें आप इंटरचेंज करें ग्रुप्स की पोजीशन को, तो आपको एक दूसरा आइसोमर मिले। सच अ सेंटर इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। तो आप देखेंगे आपके सामने मैं बनाऊंगा। इस तरफ रखा CH2, ये रखा CH3, ये रखा H। वंस अगेन 1 2 3, ठीक है जी। तो अब आप देखें, इसको यूं आपने किया तो ये क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन मैं इसे क्या लूंगा R। क्यों कि H जो है वो टुवर्ड्स द वीवर है, तो ये क्या आ गया जी R। तो आप देखें बेटा, 2 स्टीरियो स्ट्रक्चर पॉसिबल थी, वही मैंने 2 आपके लिए बना दी, ठीक है। ये R है, ये क्या है S है। तो दे आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट they have different behavior towards the plane polarized light. One of them rotate the light towards left, the other rotate the light towards right, ठीक है। The one which rotate the light towards left is called levorotatory and the other is called dextrorotatory. याद रखें R और S को levorotatory या dextrorotatory के साथ कभी भी आपने इसका कंपैरिजन नहीं करना। तो ये आपके सामने दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ठीक है। अब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अगर हों तो फिर उन नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग कायरल कार्बन को कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल भी मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से मेरे पास है जी साइक्लोपेंटेन है, ठीक हो गया। साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूल है, ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इट इज 1,3-डाई-ब्रोमो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब 1 पे Br लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन को ये यूं लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इसका एक जो है वो H हो गया, दूसरा जो है वो आपके पास क्या हो गया जी Br हो गया, ठीक। फिर ये 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 को ये H हो गया, दूसरा H इसका ये आ गया। कार्बन 3 जो है आपके पास ये आ गया, इसका ये H हो गया और ये क्या हो गया जी Br। फिर इसका ये CH2 ये, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है जी CH2 है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई 1,3-डाइब्रोमो
पेंटेन की स्ट्रक्चर है। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा कायरल है या नहीं। तो कायरल होने के लिए क्या है जी, आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है, आसान है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। इसे आप देखें तो ये, अब आप देखें ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है। अब बाकी ये 2 ग्रुप्स आपने देखने होते हैं कि इसके आसपास क्या लगा है। इधर देखें तो यहाँ पर है जी CH2 है, इधर भी क्या है जी CH2 है। तो फिलहाल तो सिमिलरिटी आ रही है। आगे चलें, आगे आपके पास इधर क्या है जी CHBr है, CHBr है, ठीक है जी CHBr है। आगे दूसरे पे, इसका आगे दूसरे नंबर पर क्या है जी CH2 है। तो लिहाजा इस तरफ जो आपके पास एनवायरनमेंट है वो क्या है जी डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। और इस तरफ भी एनवायरनमेंट क्या है डिफरेंट है। मीन ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ग्रुप्स हैं, इस तरफ वाले जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, और ये भी क्या है डिफरेंट है। तो फिर ये वाला कार्बन क्या हुआ जी कायरल। इसी तरह से आप इस कार्बन के लिए भी कायरलिटी निकाल सकते हैं। तो साइक्लिक के लिए आपने यूं बनाना होता है कि आप अगर आपका अगर पोजीशन 1 पे जो है वो सिमिलरिटी आ रही है तो आपने आगे देखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये मॉलिक्यूल क्या है जी, इसके अंदर कायरल कार्बन्स हैं, ठीक है। साइक्लिक में आपने यूं निकालना होता है। एक और मॉलिक्यूल भी आपके पास, ठीक है, जिसमें ब्रांच में भी रखा हुआ है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उतना आपके जो है वो कमांड आएगी अनकायरलिटी, ठीक है। मैं बना देता हूँ। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, इस तरफ है H, ये क्या है जी Cl, और ये आपके पास है जी H, इसके साथ ये CH है, ये है OH, और ये क्या है जी CH3। अब आपसे पूछा जाए जी नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, कौन से हैं। तो आपके सामने एक ये आपके पास, ठीक है, एक कार्बन ये इस पे फोकस रखें, दूसरा ये इस पे फोकस रखें, तीसरा ऑब्वियसली ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। तो ये तो कायरल नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकते। तो तीसरा ये है, इन मॉलिक्यूल इन 3 कार्बन पे आप फोकस रखें तो ये तीनों कायरल है। कैसे, इस C के साथ H, एक CH3OH, और ये पूरा ग्रुप ये डिफरेंट, तो ये तो कायरल हो गया, ठीक। इस तरफ क्या है, एक H है, फिर दूसरा ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, एक H है, 2 ग्रुप हो गए। तीसरे चौथे क्या है, तीसरा ये और चौथा इस तरफ है। इस तरफ क्या है CH2 है, तो इधर भी CH2 है, सिमिलरिटी है। इधर आगे क्या है CH2 है, लेकिन अब आगे CH2 नहीं है, आगे क्या है जी CHCl है। तो ये वाला जो एनवायरनमेंट हो गया इस तरफ डिफरेंट हो गया, इस तरफ क्या हो गया डिफरेंट। तो ये कार्बन भी क्या हुआ कायरल। सेम फैशन में ये कार्बन भी जो है कायरल है। इस तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, इस तरफ का एनवायरनमेंट क्या है जी डिफरेंट है, ठीक है। एक CH है, एक Cl है, तो इस तरह 3 कायरल कार्बन इसमें हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो आप इस तरह से कायरल कार्बन जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर निकाल सकते हैं। फिर हम जाते हैं जी केस 2 की तरफ। ना बच्चे, हम बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं कायरलिटी में। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कायरल हैं लेकिन उनके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। वंस अगेन कायरल सेंटर की डेफिनेशन आपके जहन में फिर से होनी चाहिए कि ऐसा कार्बन सेंटर जिसे अगर कायरल होना है तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी ग्रुप इन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या माने जाएंगे जी कायरल माने जाएंगे। तो मतलब जो कायरल कार्बन है उसका होना लाजिम नहीं है कायरलिटी के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो तो भी आपके पास वो मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये कैसे होता है, ये उन स्ट्रक्चर्स में होता है बेटा जो आपके पास क्या हो, जो लॉक्ड हो, जो स्ट्रक्चर जो हैं ड्यू टू क्राउडनेस या आप ये कहें कि हेवी ग्रुप बल्कि ग्रुप लगे हों आपके पास, और वो स्ट्रक्चर एक कन्फर्मेशन में लॉक हो जाए, ठीक है। और उस वो जिस कन्फर्मेशन में लॉक हो आपके पास, वो कन्फर्मेशन क्या होगी एसिमेट्रिक हो, वो फ्री हो एनी सॉर्ट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनसे फ्री हो, तो फिर वो मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होगा एसिमेट्रिक। तो इर्रेस्पेक्टिव के उसमें कायरल कार्बन है या नहीं, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा जी कायरल कहलाएगा, क्योंकि वो एसिमेट्रिक है। तो एक्चुअली इस पोर्शन में हम ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कायरलिटी जो है वो एसिमेट्रिकनेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। कायरल कार्बन नहीं है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो फिर भी हम उसे कायरल मानेंगे। और ये कौन से स्ट्रक्चर में होगा मैंने आपको बताया, जैसा कि आपके सामने कोई बाइफिनाइल रिंग्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल रिंग्स हैं, ठीक है। अब ये जो 2 बाइफिनाइल रिंग्स दो रिंग्स अब मैंने आपके सामने बनाई हुई हैं, इधर भी Br है, इधर भी I है, ये I है, ये Br है। आप जरा तवज्जो से सुने आप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर ये इस तरह से हो जैसे मैंने बनाई हुई है, मतलब इसका Br इसके सामने हो, इसका Br इसके सामने हो, दोनों के Br यूं सामने हो,
ठीक है। बी आर जो है वो बल्कि ग्रुप्स हैं, उनका साइज बड़ा होता है। आयोडीन भी दोनों किस तरह से क्या हो जी, आमने सामने हो। तो आप मुझे बताएं क्या ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है? ये स्ट्रक्चर जो है इसमें बहुत ज़्यादा वैन डेर वाल रिपल्शन होगी। वजह कि जो बी आर के ग्रुप्स हैं, जो आई के ग्रुप्स हैं, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये साइज में बड़े ग्रुप्स हैं। तो ये कभी भी आपके पास एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने में जो डायहेड्रल एंगल है आपके पास वो इंतहाई कम होगा कि जब ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, ये भी आमने सामने हो। तो ये बहुत ही अनस्टेबल किस्म की आपके पास इसकी स्पेशल अरेंजमेंट होगी जब इस सूरत में एग्जिस्ट करेगा। तो इस मॉलिक्यूल की इसमें एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इस तरह के स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। जब नहीं है तो एवरी मॉलिक्यूल वांट स्टेबिलिटी, तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि जितना हो सकता है डायहेड्रल एंगल जो आपके पास जो है वो जो ग्रुप्स के दरमियान जो आपके पास वो दूर हो, ज़्यादा हो आपके पास, ताकि वैन डेर वाल रिपल्शन कम से कम हो, मॉलिक्यूल क्या हो, स्टेबल हो। तो फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो कि इस तरह की स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता, ठीक है, ये खुद को स्टेबल करने के लिए इन दो में से कोई एक कन्फर्मेशन जो है वो आपके पास क्या करता है जी, एडाप्ट करता है। ठीक हो गया। अब कौन सी वो कन्फर्मेशन है? ये इक्लिप्स्ड है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो होती है आपके पास क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये स्टेबल्ड है। कैसे स्टेबल्ड है मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका प्लेन जैसे मैंने बनाया हुआ है। आगे जो बेंजीन रिंग है उसका ये जो बेंजीन रिंग है इसके बिल्कुल आपके पास डिफरेंट प्लेन में पड़ा हुआ है, ताकि ये जो बी आर ग्रुप्स हैं, आई ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये वाला बी आर ग्रुप अगर ये प्रोजेक्ट कर रहा है फॉरवर्ड को टुवर्ड्स द वीवर, तो दूसरा बी आर ग्रुप कभी भी टुवर्ड्स द वीवर नहीं आएगा, वो बैक जाएगा, अवे फ्रॉम द वीवर जाएगा। अगर इसका आयोडीन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द वीवर इस तरफ को, तो ये एंगल को वैन डेर वाल रिपल्शन को आपके पास क्या है जी, वैन डेर वाल रिपल्शन को कम करने के लिए फिर ये अगर फॉरवर्ड को आ रहा है आपके पास तो ये बैक को जाएगा। अगर ये बैक में जा रहा है तो ये किधर आएगा जी, फॉरवर्ड में जाएगा। तो लिहाजा जो ग्रुप्स हैं वो खुद को लॉक करते हैं कौन सी कन्फर्मेशन में, जहां पर वैन डेर वाल रिपल्शन क्या हो जी, कम से कम हो। तो रिंग जो है आपके पास इस तरह से लॉक हो जाते हैं। तो अब आप देखें, एक रिंग ऐसा है कि जिसमें बी आर अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है और आयोडीन जो है टुवर्ड्स द वीवर आ रहा है। दूसरा रिंग ऐसा है कि जिसमें बी आर जो है आपके पास टुवर्ड्स द वीवर आ रहा है और आयोडीन जो है वो अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है। तो ये टोटली आपके पास इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या है जी, डिफरेंट है। तो आप इस तरह से सिमेट्री लाइन नहीं ड्रा कर सकते। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है जी, एसिमेट्रिक है। क्यों कि जो ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से बने हुए हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुई। इसका मिरर इमेज बनाऊं तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या है जी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, एनंशियोमर है आपके पास। तो ये दोनों जो हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैं। इसमें ये जो बाइफिनाइल रिंग्स हैं ये लॉक्ड है आपके पास, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। इसमें कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या है, 4 ग्रुप्स होने चाहिए, तो ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों। लिहाजा कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, कायरल, ड्यू टू एसिमेट्रिकनेस, ठीक है। और वो एसिमेट्रिकनेस कैसे है, किस तरह से, वो मैंने आपको समझा दी। इन अ सिमिलर फैशन एलिन्स में भी यही है, ठीक है, एलिन्स में भी ऐसा ही चक्कर है। आप देखें तो इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, जो सेंटर कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। नीचे अगर आप थोड़ा देखें तो sp हाइब्रिडाइज में ऑब्वियसली 2p ऑर्बिटल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो ये इस कार्बन के 2p ऑर्बिटल जो हैं वो आपके पास इनके साथ जो हैं क्या करेंगे जी, बॉन्ड बनाएंगे। ये वाले आपके पास लोब्स और ये वाली ग्रुप जो हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं इसके इस कार्बन के, ठीक है, ताकि क्या बना सके, पाई। ये इसके साथ पाई बना रहा है, ये इसके साथ क्या बना रहा है जी, पाई बॉन्ड बना रहा है। सब्स्टिट्यूटेड आपके पास है। वंस अगेन ये जो है इट प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड, ये बाहर को जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल पीछे को जा रहा है आपके पास। और ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास ये जो CH3 है ये इट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। तो आप कहीं से भी सिमेट्री लाइन ड्रा करें तो ये मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं होगी, ये एसिमेट्रिक रहेगा, ठीक है।
तो जब ये एसिमेट्रिक रहेगा तो आपके पास क्या है बेटा, ये कायरल हो गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। अक्सर आप मतलब अगर आप इस सारी चीज़ को मलूज़े खातर न रखें, ठीक है, यहाँ से कट करें तो ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ की तरफ लग रहा होता है, तो हम कह देते हैं कि ये मॉलिक्यूल इसमें सिमेट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रुप्स की पोजीशन इस तरह से है, जो आपके पास कंफर्मेशन है वो लॉक्ड है। ठीक है, अगर दोनों फॉरवर्ड को आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर CH3 और CH3 के दरमियान जो डायहाइड्रल एंगल होगा, आपके पास जो वैन डर वाल्स रिपल्शन है वो फील होगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। एक पीछे को जा रहा है, एक फ्रंट को आ रहा है आपके पास, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है जी, एसिमेट्रिक है, और इसमें वैन डर वाल्स रिपल्शन भी क्या है, कम। तो ये इसी में लॉक होगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है जी, कायरल है। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है आपके पास, और आप ये सिमेट्री फ्री है, और इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। मॉलिक्यूल एज अ होल क्या है, सिमेट्रिक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या मानते हैं जी, कायरल। इसी तरह से आप स्पाइरेन्स में भी इसी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल हैं वो लॉक हो जाते हैं कन्फर्मेशन में ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर्स। ठीक है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी फैक्टर्स। तो वो जो लॉक्ड कन्फर्मेशन आपके पास वो अगर एसिमेट्रिक आ रही हैं तो फिर मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होगा जी, कायरल होगा। ये बड़ा अहम केस था जो मैंने आपके सामने रखा।